हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे मनुष्यों का पानी में तैरना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो पानी में कैसे तैर पाता है, इसे हम तैरना कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी जो मनुष्य का शरीर होता है उसका जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक ना, किंतु उसके सिर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए मनुष्य पानी में डूबने लगता है। सिर को पानी से बाहर रखते हुए पानी में गतिशील होने को तैरना कहते हैं। बात समझ आया? इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि जैसे कि नॉर्मली बात, एक बात हम जान लेंगे कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, काफी कम होता है। और जो मनुष्य का शरीर का जो सिर होता है, सिर का जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि मनुष्य क्या होता है, पानी में डूबने लगता है। ठीक है, अगर अपने सिर को बाहर करके और अपने शरीर को गतिशील कर लेना, ये तैरना कहलाता है। यानी कि अपने सिर को बाहर कर ले और उसके बाद अपने शरीर को क्या करे, गति में ला दे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तैरना कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी या झील के घनत्व के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। अतः समुद्र के पानी में शरीर का अधिक भाग पानी से ऊपर रहता है, जिससे नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और हम जान लेते हैं कि जो समुद्र होता है, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस में तैरना आसान होता है, यानी समुद्र में तैरना आसान होता है या नदी या झील में तैरना आसान होता है। तो किस में आसान होता है, तो समुद्र में तैरना आसान होता है। तो ये भी पूछा जाता है क्यों, तो हम कह सकते हैं कि जो नदी या झील होता है या तालाब होता है उसका पानी का जो घनत्व होता है वह समुद्र के पानी के घनत्व से क्या होता है, यानी कि उसका अधिक होता है। किसका, यानी कि जो समुद्र के पानी का घनत्व होता है वह नदी या झील जो होता है उसके घनत्व से अधिक होता है, और नदी तालाब जो पानी होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। अतः समुद्र के पानी में शरीर का हमारा अधिक भाग कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरफ ही रहता है, जिससे नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। यही कारण है, यानी कि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वह नदी या तालाब के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसके कारण हमारा शरीर उतना अंदर तक नहीं डूब पाता है, ऊपर ही रहता है, जिसके कारण उसमें तैरना क्या होता है, आसान होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पलावी हिमशैल। ये पलावी हिमशैल क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं ठंडा प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ठंडा प्रदेशों में। तो ठंडा प्रदेश में क्यों पाया जाएगा, क्योंकि ठंडा रहता है पानी जम के बर्फ बनेगा ना। गर्मी वाले जगह पर बर्फ बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि पानी पिघल जाता है। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो पानी जमेगा नहीं, टेम्परेचर कम रहेगा तब वो जमकर क्या बनता है, बर्फ बनता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो वही कह रहा है पलावी हिमशैल क्या होता है, जो ठंडे ठंडे प्रदेश होते हैं वहां बर्फ जमकर बड़ा बड़ा चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, और यही चट्टान क्या कहलाता है, पलावी हिमशैल कहलाता है। ठीक ना, अब चलते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक क्वेश्चन और भी हमारे दिमाग में आता होगा कि जैसे कि मान लेते हैं अगर हम पानी ले लें और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दें, तो हम अक्सर देखते हैं कि बर्फ का टुकड़ा डूबता नहीं है, ऊपर ही तैरते रहता है। तो इसका भी कारण क्या है, तो वही है घनत्व वाला बात। तो कहेंगे बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण बर्फ का टुकड़ा पानी पर पलवन करता है। बात समझ रहे हैं? जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, और पानी के घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण बर्फ का जो टुकड़ा है वह पानी में डूबता नहीं, उसी पर तैरते रहता है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि बर्फ का टुकड़ा पानी में क्या होता है, तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो पानी में तैरते रहता है। आगे देखते हैं, पलवन करते समय बर्फ का 11/12 भाग पानी के भीतर डूबा रहता है और 1/12 भाग पानी के बाहर रहता है। बस समझे? यानी कि जब पानी हो गया और उस पर जो बर्फ का टुकड़ा है उसको डाला जाए तो बर्फ का कितना 11/12 भाग क्या होता है, पानी के अंदर चला जाता है, और 1/12 भाग पानी के ऊपर रहता है, और ऊपर रहकर ही वो क्या होता है, तैरते रहता है। आगे देखते हैं, चूंकि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र के पानी में बर्फ का और भी कम भाग लगभग 8/9 भाग पानी के भीतर रहता है। समझ रहे हैं?
यानी कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, जो समुद्र होता है उसका घनत्व नॉर्मल पानी जो होता है उसका घनत्व से क्या होता है, काफी अधिक होता है। इसीलिए समुद्र के पानी में जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो और कम भाग डूबता है। कितना भाग डूबता है, 8/9 भाग ही डूबा रहता है। बात समझ आ गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पर ठंडे प्रदेशों में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें प्लावी हिमशैल कहा जाता है समुद्र के पानी पर पलवन करती रहती है। जैसे ठंडे प्रदेशों में, हम अभी बताएं इसके पहले भी, कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं जो क्या कहलाते हैं, प्लावी हिमशैल कहलाते हैं। और जो प्लावी हिमशैल है वह समुद्र में क्या होता है, जो पानी की सतह होती है उस पर हमेशा पलायन करते रहते हैं, मतलब तैरते रहती है। ठीक है। अब जैसे इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। पर इनका चूंकि सिर्फ 1/9 भाग ही पानी के बाहर रहता है इसलिए घने कोहारे या रात के समय जहाजों का टकराने का खतरा बना रहता है। अब यानी कि ये पूरा ऊपर नहीं रहेंगे, कितना भाग ऊपर रहेगा इसका, 1/9 भाग ही पानी के बाहर रहता है। इसलिए क्या होता है, रात का जब समय होता है या कोहारा गिरा हुआ रहता है, कुहासा वगैरह, तो वहां पर वह दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं देता है तो वहां पर जहाजों का जो टकराने का डर बना रहता है, वो हमें जैसे टकराने का जो खतरा है वो हमेशा क्या होता है, बना रहता है। अब दिखाई नहीं देगा, जहाज चलेगा, जाके क्या होगा, टकरा जाएगा। और जब टकरा जाएगा तो घटना घटेगा। बात समझ रहा ना। अब देखते हैं उसके बाद से कह रहा है कि 1912 में टाइटैनिक जहाज प्लावी हिमशैल से टकरा कर नष्ट हो गया और उस पर सवार हजारों मनुष्य की जान चली गई थी। यानी कि यह घटना कब की है, 1912 ईस्वी में जो टाइटैनिक जहाज है वो क्या हुआ था, यानी इसी हिमशैल से टकराया था और टकरा कर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। और नष्ट हो जाने के बाद उस पर जितने भी मनुष्य लोग सवार थे वो क्या हो गए, मर गए। ठीक है ना, यानी कि ध्वस्त हो गए, खत्मानुस हो गए। ठीक है। अब आते हैं अपेक्षिक घनत्व। यह अपेक्षिक घनत्व क्या होता है देख लेते हैं। और किसी पदार्थ के घनत्व एवं पारमाणविक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। बात समझे ना। कह रहा है किसी पदार्थ का घनत्व और उस पदार्थ के पारमाणविक घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अर्थात हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व बटे पारमाणविक पदार्थ का घनत्व। बात समझे ना। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ हो गया, उसका घनत्व मालूम है हमको, ठीक ना, कितना है उसका घनत्व है, और उसके बाद जिस पदार्थ का हमें घनत्व निकालना है, उसका अपेक्षिक घनत्व निकालना है, उसका घनत्व अगर मालूम हो तो दोनों का अनुपात को हम क्या कह देंगे, अपेक्षिक घनत्व कह देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखें। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी घनत्व है यहाँ भी घनत्व है। मान लो इसका जो मात्रक होगा इसका मात्रक वही होगा, और दोनों मात्रक कट जाएगा तो कोई मात्रक मिलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। जो पानी के घनत्व अगर सबसे अधिक पूछा जाए कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला पॉइंट, किसी वस्तु के घनत्व की तुलना 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से की जाती है। यहाँ पर जैसे कि मान हम किसी वस्तु का घनत्व निकालना हो तो उसका घनत्व ले लेंगे, और पानी का जो घनत्व है वहां पर रख देंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके अनुसार हम निकालेंगे तो हमारा अपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस और पानी के घनत्व के अनुपात होता है। यही बात यहाँ भी कह रहा है कि किसी वस्तु का घनत्व जो होता है, अपेक्षिक घनत्व होता है उस वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व के अनुपात को कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो किसी वस्तु का घनत्व निकालना हो तो उसी फॉर्मूला के आधार पर जो हम लोग अपेक्षिक घनत्व पढ़ा थे, किसी वस्तु का घनत्व बट्टा में क्या हो जाएगा, पारमाणविक वस्तु का घनत्व। पारमाणविक वस्तु हम क्या लेके चल रहे थे, पानी लेके चल रहे थे ना, तो बट्टा में पानी हो जाएगा। तब यहाँ पर हम निकालेंगे तो वस्तु का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व गुने पानी का घनत्व। समझ जाए ना। तो किसी वस्तु का अगर अपेक्षिक घनत्व निकालना है, अरे सॉरी वस्तु का घनत्व निकालना है, तो वस्तु का अपेक्षिक घनत्व में पानी घनत्व से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, उस वस्तु का घनत्व निकल जाएगा। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। यानी कहेगा कि घनत्व और अपेक्षिक घनत्व में अंतर बताइए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ध्यान में रखना इस बात को। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि घनत्व का मात्रक होता है और अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अभी बताया ना क्यों नहीं होता है, यानी कि वहां पर जो घनत्व है दोनों घनत्व का मात्रक से कट जाएगा तो वहां पर मात्रक कुछ बचेगा नहीं। तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक होता है और इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला चैप्टर। ठीक है। चलो नोट।